किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कालू कौवा रहते थे। चिड़िया किसी भी काम को दिल लगाकर करती, वही कालू कौवा हर काम में शॉर्टकट निकालता। सर्दियों का मौसम था। रानो चिड़िया सोचती है कि क्यों नहीं सभी पक्षियों के लिए एक दावत रखी जाए। मैं एक काम करती हूँ, सभी पक्षियों के लिए एक दावत रख लेती हूँ। इससे हम सब पक्षी एक बार इकट्ठे हो जाएंगे और आपस में अच्छे से मिल भी लेंगे। परंतु मैं सब पक्षियों के लिए क्या बनाऊं जो उन्हें बहुत ही पसंद आए। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं खिचड़ी बना देती हूँ, परंतु खिचड़ी में तो बहुत सारी चीजें लगेंगी। मैं क्या करूँ, मैं अकेले तो ये सब नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं कालू भैया की मदद ले लेती हूँ। आखिर वो भी तो कहते हैं कि मुझे अपनी दावत में शामिल किया करो। ऐसा सोचकर चिड़िया कौवे के पास जाती है। कालू भैया, क्या आपको याद है जब पिछली बार तोते के घर पर दावत थी तो हम सब पक्षियों ने इकट्ठे होकर कितना एंजॉय किया था। और रानो चिड़िया, मुझे अच्छे से याद है। कालू भैया, हम सब पक्षी फल और दाना खाकर थक चुके हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक दावत रखूं और उस दावत में ढेर सारी खिचड़ी बनाऊं, जिससे हम सब पक्षी एक साथ इकट्ठे हो जाएं और साथ मिलकर खूब एंजॉय करें। रानो चिड़िया, सोचा तो तुमने बहुत अच्छा है, परंतु मेरे लिए कोई आसान काम ही बताना, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है भारी काम मेरे से नहीं होता। कालू भैया, आप चिंता ना करें, हम दोनों मिल बांट कर काम कर लेंगे। खिचड़ी बनाने के लिए चाहिए चावल, मसूर की दाल, हरी मिर्ची और नमक। आप एक काम करें, आप जाकर मसूर की दाल ले आएं और मैं जाकर चावल ले आती हूँ। हाँ रानो, ये एकदम ठीक है। रानो चिड़िया चावल लेने के लिए नदी पर चली जाती है। नदी के किनारे चावल के कुछ पौधे थे। वो पौधे वो अपने साथ लेकर घर पर आ जाती है। ये क्या कालू भैया, आप अभी तक ऐसे ही बैठे हो, चावल लेने नहीं गए? रानो चिड़िया, तुम भी तो मुझे बताकर नहीं गई ना कि मसूर की दाल कहाँ पर मिलेगी, मुझे भला क्या पता। हाँ, ये तो बात है कि मैं आपको बताकर नहीं गई, परंतु आपको ये तो पता है ना कि नमक कहाँ पर मिलेगा। रानो, सच में मुझे ये भी नहीं पता। कालू, वो सामने जो पहाड़ी है उसी के पीछे नमक की खान है। तुम जाकर थोड़ा सा नमक लेकर आओ और मैं जाकर मसूर की दाल लेकर आती हूँ। आज ही शाम हमें फंक्शन करना है, जाओ जल्दी, समय बहुत ही कम है। और हाँ, मेरे जाने के बाद बैठ न जाना। हाँ हाँ रानो, तुम जाओ, मैं नमक लेकर बस आता ही हूँ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से मसूर की दाल लेने चली जाती है। तोते भैया, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ हाँ रानो बहन, प्लीज बताओ, तुम्हारी मदद करके तो मुझे खुशी होगी। मीठू तोते, जो मसूर के पौधे गुफा के पास थे, क्या अभी भी वहाँ पर वो मसूर के पौधे हैं? हाँ रानो, मैं कल ही गया था गुफा की तरफ, वहाँ पर अभी मसूर के पौधे हैं। परंतु रानो, तुम क्या करने वाली हो? मीठू भैया, मैं सब पक्षियों के लिए दावत रखने वाली हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर पर सब पक्षियों को बुला लूं। इससे हम सब पक्षी एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। मीठू भैया, आप एक काम करें, जाकर सभी पक्षियों को आमंत्रण दे दें कि आज शाम सब पक्षी हमारे घर पर आ जाएं। और वैसे भी शाम होने ही वाली है, समय बहुत ही कम है। रानो, तुम चिंता ना करो, मैं सब पक्षियों को बता दूंगा। हे भगवान, कितनी ठंडी हवा चल रही है। मैं एक काम करता हूँ, बाद में जाऊंगा नमक लेने। रानो चिड़िया तो पागल है, ऐसी ठंड में क्या मुझे मरना है। रानो भी मसूर के दाने की कुछ दाल लेकर आ जाती है और कालू को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है। कालू भैया, आप दो मुझसे पहले ही नमक लेकर आ गए। रानो, तुमने देखा कितनी ठंडी हवा है, मुझे ऐसी ठंड में मरना थोड़ी है। मैं तो हवा कम होने का इंतजार कर रहा था कि कब हवा कम हो और मैं नमक लेने जाऊं। कालू भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि शाम को ही दावत है, परंतु आपने मेरी कोई भी बात नहीं मानी। अब जाकर आप हरी मिर्च लेकर आए और मैं जाकर नमक लेकर आती हूँ।
रानो, अब ये तो बता दो कि हरी मिर्ची कहाँ पर मिलेगी? कालू भैया, हरी मिर्च मीठू तोते के पास मिलेगी। ठीक है तो रानो, मैं जाकर हरी मिर्च लेकर आता हूँ, तब तक तुम जाकर नमक लेकर आ जाओ। फिर रानो चिड़िया नमक लेने चली जाती है। रास्ते में उसे फिर से मीठू तोता मिलता है। मीठू तोते, आपने बता दिया सभी को? हाँ रानो बहन, मैंने सभी पक्षियों को बता दिया, शाम का ही बताया है। रानो बहन, अगर मेरे लिए कोई काम हो तो बता दो। नहीं नहीं मीठू भैया, कालू है ना मेरे पास मदद करने के लिए, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। कालू अभी तक आपके पास आया नहीं मिर्ची लेने? रानो बहन, अभी तक तो मिला नहीं, मैं तो घर पर ही था। तो वो बस आ ही रहा होगा। मीठू, तुम उसे थोड़ी सी मिर्ची दे देना। फिर रानो चिड़िया नमक की खान की तरफ चली जाती है। फिर वो थोड़ा सा नमक भी लेकर आ जाती है। तुम अभी तक यहीं हो? मुझे अगर पता होता तो मीठू मुझे मिला था रास्ते में, मैं उसी से हरी मिर्ची ले लेती। तो रानो, कौन से सारे काम खत्म हो गए? मैं सभी पक्षियों के बैठने का और पानी पीने का इंतजाम कर लूंगा, तुम जाकर हरी मिर्ची लेकर आ जाओ। रानो चिड़िया फिर से मिर्ची लेने चली जाती है। रानो चिड़िया थोड़ी सी मिर्ची लेकर आती है और खिचड़ी बनाना शुरू कर देती है। खिचड़ी की खुशबू से काले कौवे के मुंह में पानी आ रहा था। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू इतनी अच्छी है, तो ये खिचड़ी खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। कालू ऐसा मन ही मन सोचता है। कालू भैया, खिचड़ी तो बन गई और सब पक्षी बस आने ही वाले होंगे। आप एक काम करें, आप चिड़ी के पास बैठे, मैं अभी पक्षियों के बैठने का इंतजाम कर आई। हाँ हाँ रानो, जल्दी जाओ, ये तो बहुत ही जरूरी है। खिचड़ी की खुशबू इतनी प्यारी थी कि कालू कौवा खुद को रोक नहीं पाता और मन ही मन सोचता है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी खिचड़ी खा लेता हूँ, और वैसे भी किसी को क्या ही पता चलेगा, और रानो चिड़िया को कौन सी खुद ही सारी खिचड़ी खानी है। पक्षियों का क्या काम है, वो तो मुफ्त में खा ही लेंगे, थोड़ी मिले या फिर ज्यादा। फिर कालू कौवा खिचड़ी खाना शुरू करता है। खिचड़ी इतनी अच्छी बनी थी कि कालू कौवे का तो रुकने का मन ही नहीं करता और उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो सारी खिचड़ी ही चट कर जाता है। हे भगवान, खिचड़ी तो इतनी स्वादिष्ट थी कि मैं पूरी ही खा गया। अगर रानो देखेगी तो मेरे पर बहुत ही गुस्सा करेगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई न कोई उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में लेटकर सोने का नाटक करता है। तब तक रानो चिड़िया भी वापस आ जाती है। कालू भैया, मैंने आपसे कहा था ना खिचड़ी के पास बैठने के लिए, परंतु आप तो यहाँ पर सोए हुए हो। रानो, वो मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी तो मैंने सोचा मैं सो लूं। शाम को सभी पक्षियों को गाने भी सुनाने हैं ना। फिर रानो चिड़िया खिचड़ी के पास जाती है और वहाँ पर खिचड़ी ना देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। कालू, यहाँ तो खिचड़ी है ही नहीं, कहीं तुमने तो नहीं खा ली? रानो, तुम पागल हो गई हो, मैं इतनी खिचड़ी कैसे खा सकता हूँ? लगता है जब मैं सो गया था तब कोई जंगली जानवर आया होगा। वो दोनों ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे कि वहाँ पर सब पक्षी आ जाते हैं। रानो, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हमें अपने घर पर बुलाया। मीठू ने बताया है कि तुमने दावत में बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। बेचारी रानो चिड़िया तो एकदम चुप थी। रानो बहन, क्या हुआ? क्या आपको हमारे आने की खुशी नहीं हुई? आप इतनी खामोश क्यों हो गई? मीठू भैया, आपको तो पता ही है ना, मैंने सारे दिन कितनी मेहनत कर कर खिचड़ी बनाने का सारा सामान इकट्ठा किया और मैं खिचड़ी बनाकर पक्षियों के बैठने का इंतजाम करने गई और कालू भैया को खिचड़ी के पास बैठा कर गई, परंतु कालू भैया तो सो गए और कोई जंगली जानवर आया और वो सारी खिचड़ी खा गया। रानो बहन, आप उदास ना होना, हम सब आपके अपने ही हैं। हम सब जाकर फल लेकर आते हैं और इकट्ठे बैठकर ही खाएंगे। सब पक्षी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि कालू कौवा उछलना शुरू कर देता है। ये क्या हो गया? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? लगता है मैंने खिचड़ी ज्यादा खा ली। जब कालू कौवे का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो चिल्लाता है, प्लीज मुझे बचा लो, मेरे पेट में बहुत ही दर्द है। कालू भैया, आज तो आपने कोई काम भी नहीं किया तो आपके पेट में दर्द कैसे हो रहा है? मीठू, जरा देखो तो कालू को क्या हुआ है और कोई दवाई दे दो इसे।
कालू बताओ क्या खाया है तुमने आज, मैं उसी हिसाब से तुम्हें दवाई दूंगा। नहीं मीठू, मैंने कुछ भी नहीं खाया। कालू सच सच बताओ तुमने क्या खाया है, बिना खाए तो दर्द हो नहीं सकता। जल्दी बताओ ताकि मैं तुम्हारा इलाज शुरू कर दूं। मैंने खिचड़ी खाई थी, प्लीज मुझे दवाई दे दो, मैं दर्द से मर रहा हूँ। सभी पक्षी कालू को देखते हैं। कालू बहुत ही शर्मिंदा था। मेरे प्यारे जंगलवासियों, मैंने आप सबको इसीलिए बुलाया है कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे जंगल में घोंसला बनाने की कंपटीशन होगी। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब पक्षी इस कंपटीशन में भाग लें। जो पक्षी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे 10 बोरियां अनाज इनाम में मिलेंगी। इसीलिए आप सब इस कंपटीशन में भाग लें। आप सब के पास केवल 10 दिनों का समय है। फिर वो सब अपने घोंसले की तरफ निकल पड़े। तभी रास्ते में रानो ने गोरी कौवी से पूछा, गोरी बहन, आप इस बार किस चीज से अपना घोंसला बनाने वाली हो? वो क्या है ना रानो, पिछली बार मैंने मिट्टी का इस्तेमाल कर कर अपना घोंसला बनाया था, मगर इस बार मैं कुछ अलग करने वाली हूँ। और आप तोते भैया, आप किस चीज से अपना घोंसला बनाओगे? रानो बहन, इस बार मैं अपना मोम का घोंसला बनाऊंगा। मैं तो अपना घोंसला गोबर से बनाऊंगा। और रानो, तुम किस चीज से अपना घोंसला बनाओगी? मैं तो अपना घोंसला लकड़ियों से बनाऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, अपने अपने कामों में जुट जाओ। इधर गोरी और कालू घर आकर सोचने लगते हैं कि वो किस चीज का अपना घर बनाएं। अरे कालू जी, क्या सोच रहे हो? क्या आप कंपटीशन में हिस्सा लेना नहीं चाहते? अरे गोरी, मैं ये सोच रहा था कि घोंसला बनाने में सबसे अच्छी और मजबूत चीज क्या है। अरे कलमुहे, तो मेरा गोबर चुराएगा मेरा? चल भाग यहाँ से। अरे कबूतर, क्या हुआ? क्या बात है? देखो ना कालू, वो परदेसी पक्षी मेरा गोबर चुरा रहा था। ये बांस टूट गया पर उसका सिर नहीं फूटा। कबूतर के ऐसा कहने पर कालू कौवे की दिमाग की बत्ती जल जाती है। क्यों ना मैं अपना घोंसला बांस की लकड़ियों से बनाऊं। ऐसा कहकर कालू जंगल से बांस की लकड़ियां लेने चला जाता है। इधर रानो ने दिन रात की मेहनत से अपना लकड़ी का घर आधा बनाकर तैयार कर लिया था। तोते ने भी अपना मोम का घर बना लिया। कबूतर का भी गोबर का घर बनकर तैयार था, परंतु उसे सूखने में अभी थोड़ा समय बाकी था। हे भगवान, ये तो गोबर का घर सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। कल तो कंपटीशन का आखिरी दिन है। कालू जी, हमारा तो बांस का घर बनकर तैयार है, फिर ये आप क्या बना रहे हो? अरे गोरी, कुछ नहीं, बांस का घर बनाने के बाद ये बांस की लकड़ियां फालतू बच गई थी, इसीलिए मैं बारिश के समय में काम आने वाली एक चीज बना रहा हूँ। दूसरे दिन राजा जी जंगल में विजेता चुनने आ गए और एक एक कर घरों की जांच करने लगे। मीठू, ये घर तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, मगर जब गर्मी आएगी तो ये पिघल जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें विजेता घोषित नहीं कर सकता। फिर राजा जी वहाँ से निकलकर कबूतर के घर के पास आ जाते हैं। अरे वाह कबूतर, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा दिख रहा है और तुमने इसमें कलाकारी भी बहुत अच्छी की है। मगर कबूतर, जब बारिश आएगी तो तुम्हारा घर बारिश के साथ बह जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें भी विजेता घोषित नहीं कर सकता। हे भगवान, ये बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई। फिर राजा जी वहाँ से निकलकर गोरी और कालू के बांस के घर के पास आ जाते हैं। कालू, तुम्हारा घर देखने में तो बहुत साधारण है, अगर तुम इसे रंग कर थोड़ा अच्छा बना देते तो देखने में अच्छा लगता, इसीलिए मैं तुम्हें भी विजेता घोषित नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा जी वहाँ से निकल जाते हैं। कालू जी, हमने इतनी मेहनत कर कर अपना घर बनाया था, इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अरे गोरी,
जी रहने दो, कंपटीशन के बहाने हमने अपना नया घर तो बना लिया, ये हमारे काम आएगा। राजा जी वहाँ से निकलकर रानों के बनाए लकड़ी के घर के पास आ जाते हैं। राजा जी को रानों का लकड़ी का घर पसंद आ जाता है। वाओ रानो, तुमने तो लकड़ी का घर बहुत ही सुंदर बनाया है, आज की विजेता तुम हो। फिर राजा जी रानों को इनाम दे देते हैं। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे थे। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से मीठू तोते का घर धूप से पिघलकर गिर जाता है। फिर तोता कबूतर के घर पर जाता है। कबूतर के घर पर जाकर मीठू सारी बातें कबूतर को बता देता है। मीठू, मैं तो पहले ही कहता था तुम अपना घर मोम से मत बनाओ, परंतु तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। वो सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि जंगल में सूचना पक्षी आ जाता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सब पक्षी ध्यान से सुनो, मौसम विभाग के पक्षियों से पता चला है आज शाम जंगल में काफी तेज बारिश होगी, इसीलिए सब पक्षी अपने घरों में ही रहना और सतर्क रहना। अरे बाप रे, ये क्या नई मुसीबत है, मुझे तो लगता है हमें ये जंगल ही छोड़ देना चाहिए और हमें ऐसे जंगल में जाना चाहिए जहाँ पर कम बारिश होती हो। इस जंगल में रहना ही बहुत बड़ी सजा है। इस जंगल में जब भी बारिश आती है तो कोई ना कोई मुसीबत भी साथ में ही लाती है। कबूतर भैया वो सब छोड़िए, आने वाले समय के बारे में सोचिए। जब बारिश आएगी तो हमारे घर तक टूट जाएंगे। रानो, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, अब सब कुछ बारिश ही करेगी और वो बचा कुचा तूफान भी। जंगल में काले काले बादल छा गए। पूरे जंगल में हड़बड़ी मच गई। सब पक्षी बारिश से बचने के काम में लग गए। थोड़े ही देर में जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो गई। कालू जी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या ये हमारा बांस का घर इस बारिश को सह लेगा? हाँ गोरी, देखो तो हमारा घर कब तक इस बारिश को सह पाता है। पूरे जंगल में पानी भरने लगा। सब पक्षी डरकर अपने घरों में बैठे थे। रानो बहने, जल्दी चलो वरना हम बाढ़ के पानी में बह जाएंगे। मीठू भाई, कुछ नहीं होगा, बस आप शांत रहिए। धीरे धीरे बारिश का पानी बाढ़ के रूप में बदल गया। एक एक कर पक्षियों के घोंसले बाढ़ के पानी में डूबने लगे। आखिर में रानों का भी घर बाढ़ के पानी में बह गया। सारे पक्षी जाकर एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठ गए। इधर गोरी और कालू का बांस का घर बाढ़ के पानी में बह गया और वो दोनों भी बाढ़ के पानी में बहने लगे। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं। अरे ये क्या, गोरी बहन और कालू भाई तो खतरे में है, मुझे इन्हें बचाना ही होगा। रानो, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो, अगर तुम नीचे जाओगी तो तुम भी बाढ़ के पानी में डूब जाओगी। हमारे साथी पक्षियों को बचाना हमारा फर्ज है, अब मैं जा रही हूँ। फिर रानो एक नाव लेकर उन दोनों की तरफ जाती है। गोरी बहन और कालू भाई जल्दी से इस नाव पर चढ़ जाइए। फिर रानो उन दोनों को लेकर सब पक्षियों के पास आ जाती है। सब पक्षी पेड़ पर बैठकर बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और बाढ़ का पानी भी कम हो गया। तभी वहाँ पर राजा जी पक्षियों का हालचाल लेने आ जाते हैं। पक्षियों, मैं तुम सबके लिए जादुई फल लेकर आया हूँ। इस फल को तुम जहाँ भी रखोगे, ये फल एक सुंदर घर के रूप में बदल जाएगा। फिर तुम अपना
अपना जीवन उस फल के घर में आराम से गुजार सकते हो। तुम्हें ना ही बरसात की चिंता होगी और ना ही गर्मी की। फिर सब पक्षी फलों के घर में रहने लगे। जंगल के बीचों बीच गोरी कौवी का ब्यूटी पार्लर था। जंगल के सब पक्षी हर खुशी के मौके पर गोरी कौवी से ही तैयार होने आते। गोरी बहन, फुल फेशियल के कितने पैसे लेती हो? हरियाली, तुमसे क्या लेना देना, बैठो बैठो तुम, मैं तो ऐसे ही फ्री ही खड़ी हूँ। हरियाली बिना पैसे पूछे ही बैठ जाती है और गोरी कौवी उसका फेशियल करती है। पीछे से मीठू तोता भी आ जाता है। हरियाली, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी चलो, हमें देर हो गई है। हो गया मीठू जी, काम हो गया। गोरी बहन, कितने पैसे बने? 1000 रुपए। 1000 तो बनता ही है। 1000 का तो सुनते ही हरियाली की जान ही निकल जाती है। गोरी बहन, 300 लेते हैं सब, 1000 तो बहुत ज्यादा है। बंदरिया जैसी शकल थी तेरी जब तू आई थी और अब महारानी लग रही है। अंदर से लाल रंग निकाला है मैंने, मसाज कर कर के मेरे पंख दर्द करने लगे। मैं तो 1000 से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी। हरियाली, ये बात पहले पूछ लेती तो अच्छा होता। चले चले निकाल पैसे, वरना मुझे दूसरे तरीके से भी पैसे निकालने आते हैं। कालू भूरे कहाँ पर हो, जल्दी आओ। 2 गुंडे भूरा और कालू डंडे लेकर आ जाते हैं। मामा, मीठू जी, बात बढ़ जाएगी, आप इसे 1000 रुपया ही दे दें। मालकिन, आपका एक इशारा और फिर देखना हम इन तोतों का कैसे कीमा बनाते हैं। डरते हुए तोते उन्हें पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। लो तुम्हारे पैसे, आज की कमाई तो हो गई, कल का कल देखेंगे। गोरी ऐसे ही आने वाले हर कस्टमर को चूना लगाती। कबूतरी के भाई की शादी थी, वो अपने पति से कहती है, कबूतर जी, मुझे गोरी कौवी के ब्यूटी पार्लर पर छोड़ आए, मुझे तैयार होना है। लूसी, तुम तो ऐसे ही सुंदर लग रही हो। शादी के मौके पर सब तैयार होते हैं, मेरे पास पैसे हैं, आप चिंता ना करें। फिर कबूतरी अपने पति के साथ गोरी कौवी के ब्यूटी पार्लर पर जाती है। बताओ बताओ लूसी, तुम्हें कैसा लुक चाहिए? गोरी बहन, आप मेरी लुक थोड़ी नेचुरल ही रखना। फिर गोरी कौवी सारी 2 नंबर की क्रीमें लगा लगा कर लूसी कबूतरी का मेकअप करती है। थोड़ी देर बाद कबूतर अपनी पत्नी को लेने आता है। हो गई हो तैयार लूसी? कबूतर जी, मुझे मेरा चेहरा कुछ काला काला लग रहा है, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? वैसे लूसी, तुम इस मेकअप से पहले ही अच्छी लग रही थी, इसने तो तुम्हारा सारा चेहरा ही बेकार कर दिया है। जल्दी जल्दी पैसे दो और चलते बनो यहाँ से, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। कालू और भूरा जल्दी यहाँ पर आओ। कालू और भूरा तो डंडे लेकर तैयार ही बैठे थे। मालकिन, आपका एक इशारा, फिर देखना हम कैसे कीमा बनाते हैं इन कबूतरों का। डरते हुए कबूतर बात किए बिना ही उन्हें पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, आज हमें बर्थडे पार्टी में दूसरे जंगल जाना है, चलो हम तैयार होने गोरी कौवी के पास चलते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी गोरी कौवी के पार्लर जाती हैं। आओ आओ चिड़िया, बड़े दिनों बाद आई हो, बताओ क्या करना है? गोरी बहन, हमारा सिंपल सा मेकअप कर दे। थोड़ी ही देर में चिड़िया और उसकी बेटी का मेकअप हो जाता है। निकालो निकालो चिड़िया, जल्दी से 1000 रुपए निकालो। गोरी बहन, इतने पैसे तो नहीं बनते सिंपल मेकअप के। छोटी चिड़िया, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जल्दी से पैसे दो और दफा हो जाओ। फिर चिड़िया गोरी को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। उसी जंगल में 2 माँ बेटी चील रहती। बेटी, मेरे मुंह में अब बस 2 ही दांत रह गए हैं, मैं चाहती हूँ
इन दो दांतों के टूटने से पहले ही मैं एक बार मांस खा लूं। माँ, मैं क्या करूँ? मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि कोई पक्षी मेरे जाल में फंस जाए, मगर पक्षी अब बहुत सयाने हो गए हैं। बेटी, तुम घर में ही रहो, मैं जाती हूँ जंगल, शायद कोई पागल सा पक्षी मेरे जाल में फंस ही जाए। फिर वो चील जंगल की तरफ जाती है। बेटी चिड़िया, मेरी बात सुनो। ना चील, तुम मुझे खा जाओगी। देखो देखो चिड़िया, मेरे मुंह में तो दांत ही नहीं है। अच्छा बताएं, क्या बात है? मेरी बेटी की शादी है, क्या तुम मेरी बेटी की शादी में डांस करके हमारी खुशियाँ बढ़ाओगी? नहीं नहीं, मुझे डांस करना नहीं आता, आप किसी और को ले जाएं। चील जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ती है, उसे एक तोता अमरूद खाते दिखता है। तोते तोते, मुझसे डरो ना, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी में आने का आमंत्रण देने आई हूँ। जाओ जाओ चील, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मेरा पिता भी एक चील की शादी में ही गया था, तब से अब तक लौटा नहीं। ये तोता तो चिड़िया से ज्यादा ही चालाक निकला। चील थोड़ी और आगे बढ़ती है तो उसे सामने गोरी कौवी का ब्यूटी पार्लर दिखाई देता है। वो गोरी कौवी के पार्लर में जाती है। रुको रुको चील, वहीं रुको, वरना मेरे सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें मार देंगे। मैं कस्टमर हूँ तुम्हारी, भला कस्टमर को कोई मारता है? गोरी कौवी, मैंने सुना है तुम ऐसा मेकअप करती हो जो सबको पसंद आता है। सुना तो तुमने ठीक ही है चील, परंतु मुझसे दूर ही रहो। मेरी बेटी की शादी है और वो जिद कर रही है कि वो अपना मेकअप तुमसे ही करवाएगी। मेरे घर चलो और मेरी बेटी को दुल्हन बना दो। और गोरी, मैं मुंह मांगे पैसे दूंगी तुम्हें। ये सुनकर गोरी कौवी लालच में आ जाती है। देख लो चील, कहीं ऐसा ना हो तुम मुझे वहाँ ले जाकर मेरा ही मेकअप कर दो। बहुत शरारती हो तुम। देखो देखो, मेरे मुंह में तो दांत ही नहीं है। चील, तुम्हारी बेटी की शादी में क्या बना है? लड्डू, बेसन के लड्डू और बिरयानी बनी है। फिर तो बहुत मजा आएगा। मुझे भी, हम दोनों की इच्छाएं पूरी होने वाली है। चील गोरी कौवी को लेकर घर पर पहुंच जाती है। ये है तुम्हारी बेटी जिसका मेकअप करना है? हाँ हाँ, मेरा ही मेकअप करना है। अभी तक कोई तैयारी नहीं की, ये घर तो शादी वाला लग ही नहीं रहा। शादी वाला लगेगा भी कैसे, यहाँ तो किसी की मौत होने वाली है। क्या 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 मतलब, कौन मरने वाला है? तुम मरने वाली हो। चील दी, अपने पीछे तो देखें आप। मौका पाते ही गोरी कौवी वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेती है। किसी जंगल में टोनी अपने बेटे के साथ रहती थी। उस जंगल का राजा एक चील था और उसका एक पुत्र भी था। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। साथ ही साथ उस जंगल में एक तोता भी रहता था। एक दिन चील महाराज का पुत्र अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, मैंने अभी तक सारा फल खाया है सिवाय एक फल के। मैं वो फल खाना चाहता हूँ, क्या आप लाकर देंगे पिताजी? अवश्य बेटा अवश्य। पहले तुम ये बताओ बेटे, उस फल का नाम क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। पिताजी, उस फल का नाम एप्पल है। मैं एप्पल खाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे एप्पल ला के देंगे पिताजी? ये बात सुनकर चील महाराज अपने सेनापति को एप्पल लाने का आदेश देते हैं और कहते हैं, सेनापति, अभी जाओ और जाकर एप्पल लेकर आओ। मेरा बेटा एप्पल खाना चाहता है, इसे एप्पल लाकर देना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और जाकर एप्पल लेकर आता हूँ। इस तरह महाराज का सेनापति एप्पल लाने निकल पड़ता है। सेनापति पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता है, पर उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिलता। तब चील सेनापति एक पेड़ पर बैठ जाता है
और बोलता है, पूरे जंगल में एप्पल ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ मगर एप्पल कहीं नहीं मिल रहा। अब मैं महाराज को क्या बोलूँगा? महाराज का बेटे अब क्या खाएंगे? ये सोचकर सेनापति महाराज महल की तरफ चला जाता है। महल में आकर सेनापति बोलता है, महाराज, मैंने पूरे जंगल छान मारा पर मुझे कहीं भी एप्पल नहीं मिला। ये बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ जाता है और वह बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम सेनापति? पूरे जंगल में एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है क्या? अब मैं अपने बेटे को क्या कहूँगा? अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा? उसे अगर पता चलेगा कि मैं उसके लिए एप्पल ना ला पाया तो वो कितना गुस्सा हो जाएगा। महाराज और सेनापति बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान महाराज का पुत्र भी वहां आ जाता है और कहता है, पिताजी, एप्पल लाए आप मेरे लिए या नहीं? दीजिए, मुझे एप्पल खाना है। अरे मेरे बेटे, तुम गुस्सा क्यों करते हो? दरअसल बात यह है कि मैंने सेनापति को एप्पल लाने भेजा था। उसने पूरा जंगल छान मारा पर उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिला। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे एप्पल चाहिए तो चाहिए। अगर आपने मुझे एप्पल लाकर नहीं दिया तो मैं यह महल छोड़कर चला जाऊंगा। सेनापति, कुछ भी करो, एप्पल का जुगाड़ कहीं से भी करो, मेरे बेटे को एप्पल खाना है। महाराज ऐसा करते हैं, पूरे जंगल में ऐलान कर देते हैं जिससे पूरे जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा कि महाराज को एप्पल चाहिए। महाराज ने एप्पल लाने का आदेश दिया है। ऐसा करने से कोई ना कोई एप्पल जरूर दे जाएगा। तो तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और पूरे जंगल में जाकर ढिंढोरा पिटवा दो कि महाराज का बेटा एप्पल खाना चाहता है। जो भी एप्पल ला कर देगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा उपहार मिल जाएगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और ऐलान करता हूँ। फिर सेनापति ऐलान करने चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर ऐलान करता है, सुनो सुनो, इस जंगल के महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। अगर किसी के पास एप्पल है या फिर कोई महाराज को एप्पल देना चाहता है तो वह महल में जाकर महाराज से मिले। महाराज उस एप्पल के बदले उसको ढेर सारा पुरस्कार और इनाम देंगे। सेनापति की बातें टोनी और उसके बच्चे के कान में भी पड़ती हैं। टोनी का बच्चा कहता है, मम्मा मम्मा, क्या आपने सुना? महाराज पुरस्कार देंगे। वो पुरस्कार उसी को देंगे जो उनके पुत्र को एप्पल देगा। चलो हम लोग महल चलते हैं और पूरा मामला पता करके आते हैं। क्या महाराज इनाम देंगे? मैं अभी महल जाता हूँ और हकीकत पता करके आता हूँ। पुरस्कार की बात तोता भी सुनता है। वो भी महल जाने के लिए निकल पड़ता है। अगर किसी के पास एप्पल है तो मुझे एप्पल दे दो, मैं उसके बदले उसे कीमती पुरस्कार दूंगा। महाराज, हमारे पूरे जंगल में एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है। अगर आप मुझे 1 महीने का समय दे दें तो मैं आपको एप्पल दे सकती हूँ। ठीक है टोनी, तुमको 1 महीने का समय दिया जाता है। फिर कोआ मन ही मन सोचता है, टोनी तो बहुत होशियार है, वह खुद ही पुरस्कार पाना चाहती है मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर कोआ भी महाराज से कहता है, मैं भी एप्पल अपने खेत में उगाऊंगा, आप मुझे भी 1 महीने का समय दें। इस पर तोता कहता है, महाराज तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी अपने खेत में एप्पल उगाऊंगा, आप मुझे भी 1 महीने का समय दें। आप सभी को 1 महीने का समय दिया जाता है। आप लोग जाकर अपने खेत में एप्पल उगाएं। फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। टोनी खेत की जुताई कर 12 एप्पल के बीज को बो देती है। कालू भी अपने खेत में 12 एप्पल के बीज को बो देता है और इधर तोता भी अपने खेत में 12 एप्पल के बीज को बो देता है। कुछ दिनों बाद टोनी अपने खेत में जाती है तो वह देखती है कि उसके खेत में एप्पल के छोटे छोटे पौधे उग गए हैं। वह उनमें पानी की सिंचाई करती है और समय समय पर उनमें खाद भी डालती रहती है। कालू के खेत में भी छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं। वह उसमें सिंचाई तो कर देता है मगर मूर्ख उसमें खाद नहीं डालता। तोते के खेत में भी छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं। वह उनमें ज़रूरत से अधिक पानी की सिंचाई कर देता है। इस वजह से उसके सारे पौधे गिर जाते हैं। वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कुछ दिनों बाद टोनी के खेत में बहुत सारे एप्पल लग जाते हैं।
कल 1 महीना पूरा हो जाएगा और हम एप्पल लेकर राजा के महल में चलेंगे। कालू के खेत में भी बहुत सारे एप्पल लग जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे एप्पल। अभी चलकर तोता और टोनी का खेत देखता हूँ कि उनके खेत में क्या हुआ है। फिर वह तोते के खेत में जाता है। अरे ये क्या, तोते ने अपने खेत में कोई बीज नहीं बोया। चलो अब मैं टोनी के खेत में चलता हूँ और देखता हूँ टोनी ने अपने खेत में क्या किया है। फिर वह टोनी के खेत में जाता है और जाकर देखता है कि उसके खेत में तो ढेर सारे एप्पल लगे हुए हैं। अरे टोनी का एप्पल तो बहुत बढ़िया है। एक काम करता हूँ, टोनी का एप्पल बाजार में बेचता हूँ। तोते ने तो अपने खेत में एप्पल उगाया ही नहीं और मैं अब टोनी का एप्पल बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ। अब तो महाराज को केवल मैं ही एप्पल दूंगा और महाराज उसके बदले मुझे कीमती उपहार देंगे। यह कहकर कौवा एक बोरे में सारे एप्पल तोड़कर भर लेता है और बाजार लेकर चला जाता है। और फिर अगली सुबह हो जाती है। टोनी अपने खेत में एक भी एप्पल ना देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। मम्मा, हम आज महल में चलेंगे और जाके महाराज से माफ़ी मांग लेंगे और उन्हें सारी सच्चाई बता देंगे। फिर वह दोनों माँ बेटा महल की तरफ निकल जाते हैं। फिर सभी पक्षी महाराज के महल में उपस्थित हो जाते हैं। महाराज पुत्र, आप ये एप्पल खाएं, मैं आपके लिए यह एप्पल लाया हूँ। फिर महाराज पुत्र एप्पल खाता है। छी, कितना बकवास एप्पल है, मुझे ये एप्पल नहीं खाना। टोनी और तोता, तुम लोग एप्पल नहीं लेकर आए, क्या वजह है कि तुम लोग एप्पल नहीं लेकर आए? फिर तोता अपनी सारी कहानी महाराज को बता देता है। महाराज, मैंने अपने खेत में एप्पल की खेती की थी, उसमें एप्पल भी लगे थे, मगर आज वह एप्पल पता नहीं कहाँ चले गए। टोनी, तोता तो सही बोल रहा है, मगर पेड़ से एप्पल कहाँ जा सकते हैं? तुम झूठ तो नहीं बोल रही? महाराज, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे खेत में अभी भी एप्पल के पेड़ हैं। कुछ दिनों बाद उसमें दोबारा एप्पल लग जाएंगे। आप मुझे कृपया कुछ समय दे दीजिए। ठीक है टोनी, तुम्हें कुछ समय की मोहलत और दी जाती है। अगर इस बार तुम एप्पल नहीं लेकर आई तो तुम्हें सजा मिलेगी। फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर फिर से हमारे एप्पल चोरी हो गए तो महाराज हमें इस बार सजा देंगे। मम्मा, हम अपने एप्पल पर जाल बिछा देते हैं। अगर वह चोरी करने कोई भी चोर आएगा तो वहाँ पर फंस जाएगा और हम लोग को यह पता चल जाएगा कि हम लोग का एप्पल कौन चोरी करता है। कुछ दिनों बाद टोनी के खेत में एप्पल लग जाते हैं और कालू फिर से अपना मन बनाकर टोनी के खेत में चोरी करने आता है। मगर इस बार उसे यह नहीं पता था कि टोनी ने अपने खेत में इस बार जाल बिछाया है। वह एक बोरी लेकर टोनी के खेत में पहुंचता है। जैसे ही वह एप्पल तोड़ना चाहता है, वह उस जाल में फंस जाता है। टोनी जल्दी से महाराज को बुला लेती है। महाराज, कालू ही मेरे एप्पल की चोरी किया करता था, देखिए। फिर महाराज अपने सेनापति को आदेश देता है। सेनापति, इस कालू को मार मार कर इस जंगल से भगा दो। फिर कालू उस जंगल से भाग जाता है और फिर टोनी महाराज के पुत्र को एप्पल देती है। बेटा, यह एप्पल खाओ, तुम्हारा बहुत मन था ना एप्पल खाने का, लो यह एप्पल खाओ। वाह, क्या एप्पल है पिताजी, टोनी आंटी को ही पुरस्कार मिलना चाहिए। मैंने ऐसा एप्पल अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं खाया। फिर टोनी को महाराज बहुत अच्छे अच्छे और महंगे महंगे उपहार देते हैं। टोनी और उसका बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर टोनी और उसका बेटा एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।